Hello, Assalamu alaikum. I welcome all of you in my third lecture of S-kitten. Starting from here, the slowly depolarization prepotential is seen which are the following, that is the SA node. So, coming toward the nodal tissue, let's suppose this is your SA node. तो SA node में क्या होता है, आपका इसी तरह एक्शन पोटेंशियल होता है. तो ये फेज़ 4 होता है, ये फेज़ 0 होता है, ये 3, अगेन ये 4 होता है, 1 2 इसमें एब्सेंट होते हैं. तो फेज़ 4 ये असल में प्री पोटेंशियल है, ये असल में डीपोलराइजेशन प्री पोटेंशियल है, ये आपका थ्रेशोल्ड है. और ये फेज़ 4 में होता है. ये एक अनदर MCQ है. ये क्यों होता है? तो फ़नी करंट की वजह से. ये एक अनदर MCQ है, फ़नी करंट, उसको फ़नी करंट बोलते हैं. इसमें लीकी चैनल होते हैं, लीकी. तो आपका क्या होता है, अंदर सोडियम और कैल्शियम आ रहा होता है. तो फ़नी करंट जो है, सोडियम और कैल्शियम लीकी चैनल्स होते हैं ना, उसकी वजह से अंदर आते हैं. जब यहाँ तक आ जाता है तो फिर एक्शन पोटेंशियल स्टार्ट हो जाता है. एक दो MCQ तो आपके ये क्लियर हो गए. दूसरी बात ये है, लेट सपोज ये नोडल टिश्यू है, स्पेशली तो SA नोड, और ये मायोकार्डियम टिश्यू है. तो SA नोड में आपका जो एक्शन पोटेंशियल है वो इस तरह है. पॉइंट नंबर 1, जो मायोकार्डियम में आपका एक्शन पोटेंशियल वो आपका इस तरह है. तो इसमें जो अप स्ट्रोक है वो कैल्शियम की वजह से है, बस ये याद रखें. इसमें जो अप स्ट्रोक है वो सोडियम की वजह से है. तो डिक्रीज हाइट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन मायोकार्डियम इज सीन इज ड्यू टू हाइपोनेट्रीमिया, और डिक्रीज हाइट ऑफ एक्शन पोटेंशियल इन SA नोड और AV नोड इज ड्यू टू डिक्रीज कैल्शियम. ये बस याद रखें. इसमें हाइट कब डिक्रीज होगी? जब आपका कैल्शियम कम होगा. इसमें हाइट कब डिक्रीज होगी? जब आपका सोडियम कम होगा. अच्छा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज अचीव्ड बाई, ये पोटेशियम इफ्लक्स है. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन बाई सोडियम पोटेशियम पंप, वो मेंटेन कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है. एट रेस्टिंग स्टेज विच आयन मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, तो ये पोटेशियम है. क्योंकि पोटेशियम का अगर आप देखें ना, पोटेशियम का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वही जो है मेनली रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है. तो अब आते हैं अगले MCQs की तरफ. अगले MCQs की तरफ. एक और MCQ आता है कि हाइपर कलीमिया में डिफ़िकल्ट टू स्टिमुलेट हो गया, हाइपोकलीमिया में डिफ़िकल्ट टू स्टिमुलेट होता है. आंसर हाइपोकलीमिया है. वो किस तरह मैं आपको बता देता हूँ. लेट सपोज ये आपका सेल है, बाहर जब पोटेशियम कम हो जाएगा बाहर के सेल में, तो अंदर से बाहर पोटेशियम जाएगा, तो अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी. जब अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि सेल हाइपर पोलराइज हो गया, और जब सेल हाइपर पोलराइज होगा तो डिफ़िकल्ट टू स्टिमुलेट होगा. एक बात तो ये हो गई. जब हाइपर कलीमिया होगा तो क्या होगा, पोटेशियम बढ़ गया बाहर. जब पोटेशियम बाहर बढ़ गया तो अंदर से पोटेशियम बाहर नहीं जाएगा क्योंकि बाहर पॉजिटिविटी अंदर की पॉजिटिविटी को रिपेल करेगा, तो अंदर पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी. इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डीपोलराइज स्टेट. जब सेल डीपोलराइज स्टेट में होगा तो ये इजीली स्टिमुलेट होगा, तो ये एक्साइटेबिलिटी करेगा. ये क्या करेगा? एक्साइटेबिलिटी करेगा. ये चीज़ें तो क्लियर हो गई. अब आते हैं RMP की तरफ, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. हाइपोकलीमिया का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे क्या असर होगा? हाइपोकलीमिया यानी पोटेशियम जब कम हो जाए तो रेस्टिंग उसकी तरफ आते हैं. ये एक बुक है, इंडियन बुक है, इसमें से आप देख लें. ये MCQs है. ये हाइपोनेट्रीमिया हैज़ लिटल इफेक्ट ऑन RMP. पॉइंट नंबर 1, हाइपरनेट्रीमिया लिटल इफेक्ट ऑन RMP. हाइपरकलीमिया में RMP डिक्रीज होगी, ये बात समझना चाहिए. और हाइपोकलीमिया में RMP इंक्रीज होगी. हाइपोकलीमिया में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका क्या होगा? इंक्रीज होगा. रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका इंक्रीज होगा. किस तरह होगा? ये सपोज आपका सेल है, बाहर पोटेशियम आपका कम हो गया, तो अंदर से पोटेशियम बाहर जा रहा है. जब अंदर से पोटेशियम बाहर जा रहा है तो अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाती है. तो अंदर अगर -60 था तो कितना बढ़ गया? -80 हो गया. और जब -60 से -80 तक जाता है तो इसका क्या बोलता है? RMP इज़ इंक्रीजिंग. बस ये बात याद रखें. ये डिक्रीज़ नहीं है, ये इंक्रीज इन RMP है. RMP के लिए आपने साइन को नेगलेक्ट करना है.
60 से 80 तक चला गया तो ये इंक्रीज इन आरएमपी है। ये थोड़ा उल्टा है, लेकिन ये सीपीएसपी वाले आपको कंफ्यूज करेंगे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। जब आरएमपी यूज़ होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आपने साइन को अवॉइड करना है। तो 60 तो 80 तक जा रहा है तो इसका मतलब है आरएमपी इंक्रीज हो रहा है। हाइपरकलीमिया में क्या होगा, पोटाशियम बाहर बढ़ गया तो अंदर से बाहर पोटाशियम नहीं जा रहा, तो अंदर आपकी पॉजिटिविटी बढ़ गई। तो जब अंदर आपकी पॉजिटिविटी बढ़ गई तो इसका क्या मतलब है, अगर -70 था तो ये -40 तक आ जाएगा। पॉजिटिविटी बढ़ने का क्या मतलब है कि नेगेटिव आपका कम हो जाएगा। तो आपका ये नेगेटिविटी, ये -40 जो है ये 70 से ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आपकी पॉजिटिविटी जब बढ़ती है तो नेगेटिविटी कम होती है। तो -70 ज़्यादा नेगेटिव है, ये कम नेगेटिव, ऊपर जाएगा। तो ये ऊपर जाएगा। लेकिन आपने अगेन नेगेटिव साइन इसमें अवॉइड करनी है आरएमपी के लिए। तो 70 से 40 तक आएगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, इसको यहाँ पे क्लियर कर ले। अब आई थिंक ये क्लियर हो गया। अच्छा, हाइपोकैल्सीमिया क्या करेगा, हाइपोकैल्सीमिया हाइपर एक्साइटेबिलिटी करेगा, उसका अलग मैकेनिज्म है। लेट सपोज ये आपका सेल है, ये आपका सोडियम चैनल है। तो क्या करता है, ये कैल्शियम इसको गार्ड करता है। कैल्शियम सोडियम को यूजुअली अंदर आने नहीं देता, लेकिन जब आपका कैल्शियम कम हो जाता है तो सोडियम अंदर ज़्यादा आता है। जब सोडियम अंदर ज़्यादा आता है तो क्या होता है, अंदर पॉजिटिविटी हो जाती है। और जब अंदर पॉजिटिविटी होगी तो सेल डीपोलराइज में स्टेट में होगा। जब सेल डीपोलराइज स्टेट में होगा तो ये हाइपर एक्साइटेबल होगा। बस ये याद रखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम लास्ट लेक्चर में डिटेल के साथ मैंने बात की है। ये CML में है और 9 to 22 ट्रांसलोकेशन है ABL1 to BCR जीन का, और टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी को ये बढ़ाता है। नेक्स्ट चलते हैं भाईजान। पेशेंट प्रेजेंटेड विद कफ फीवर फॉर 3 months, सर्वाइकल लिम्फोडेनापैथी एंड अल्सर टंग व्हिच इज नॉन हीलिंग। हिस्टोलॉजी शोज नॉन केजिएटिंग ग्रेनुलोमा। व्हाट इज योर डायग्नोसिस। ये कहते हैं ना कि जब अल्सर आ जाए, म्यूकोजल इन्वायरमेंट हो, तो ये हिस्टोप्लाज्मोसिस है। अब रेफरेंस की तरफ बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये वो रेफरेंस है जो इसे मिली। यहाँ पे हिस्टोप्लाज्मोसिस है, सही है। हिस्टोप्लाज्मोसिस और टीबी दोनों में केशियस नेक्रोसिस होती है, दोनों में केशियस नेक्रोसिस होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द प्रेजेंस ऑफ अल्सरेटिव ओरल लेजन इज हाईली स्पेसिफिक फॉर हिस्टोप्लाज्मोसिस। पॉइंट नंबर 1, ये तो ओरल अल्सर का रेफरेंस हो गया। ये हिस्टोप्लाज्मोसिस आप देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं केशियस नेक्रोसिस की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या चीज़ है, केशियस नेक्रोसिस है, सही है। और केशियस नेक्रोसिस ये 3 चीज़ें हैं, ट्यूबरक्लोसिस है, हिस्टोप्लाज्मोसिस है, नोकार्डियोसिस है। तो यहाँ पे हमने ये बात क्लियर कर दी कि ये इसका आंसर हिस्टोप्लाज्मोसिस है। जब म्यूकोजल एनवायरनमेंट आ जाए, स्पेशली ओरल अल्सर, और उसमें बायलेटरल हाइलर लिम्फोडेनापैथी है, केशियस नेक्रोसिस है, तो आपका आंसर हिस्टोप्लाज्मोसिस होगा। और ये मैं रेफरेंस के साथ कह रहा हूँ, तो आपने कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब ओरल अल्सर ना हो तो फिर डेफिनेटली टीबी है। बढ़ते हैं अपने MCQs की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बात कहूँगा कि जब पेरोटिड इनलार्जमेंट आ जाए और सेम पिक्चर हो, लेकिन यहाँ पे केशियस नेक्रोसिस ना हो, नॉन केशियस नेक्रोसिस हो, या सिर्फ नेक्रोसिस लिखा हो, सिर्फ नेक्रोसिस लिखा हो, यहाँ पे नेक्रोसिस है, ये क्लियर ना हो कि ये केशियस है या नॉन केजिएटिंग है, तो आपने क्या लिखना है, सार्काइडोसिस। क्योंकि पेरोटिड सार्काइडोसिस में ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, उसको हीरफॉर्ड सिंड्रोम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, हीरफॉर्ड सिंड्रोम। तो इस पे एक एक्चुअली एक MCQ आया है, मैं उसको क्लियर करता हूँ। अ पेशेंट कम्स टू यू विद बायलेटरल हाइलर लिम्फोडेनापैथी एंड द पेशेंट इज हैविंग पेरोटिड एनलार्जमेंट एंड द बायोप्सी शोज ग्रेनुलोमा। ये नहीं बताया नॉन केजिएटिंग है, केजिएटिंग है। तो उसमें आपने सार्काइडोसिस सेलेक्ट करना है क्योंकि ये हेयरफोर्ड सिंड्रोम है। आगे बढ़ते हैं। MCQs के एक्सप्लेनेशन का मकसद सिर्फ आपका कंसेप्ट बनाना है, ताकि CPSP वाले आपके कंसेप्ट के साथ ना खेल सकें। किसी के साथ कंट्रडिक्शन नहीं है कि बेशक ये फॉलो करे लेकिन कंसेप्ट क्लियर करे। A person had penetrating wound in the abdomen. All of the cells during healing entered G1 phase except one that remain in G0 phase. तो जब G0 phase पे होगा तो इसका मतलब ये है कि ये परमानेंट सेल है, इनकी रिप्लिकेशन नहीं होगी। तो डी आपका बिल्कुल ठीक आंसर है। ट्रू रिगार्डिंग स्मूथ मसल दे आर मोनोन्यूक्लिएटेड। ये इसमें सिंगल न्यूक्लियस होता है, ये याद रखिए। सर्जिकल वेगस नर्व डिसेक्शन रिजल्ट, आई थिंक दिस इज क्रिस्टल क्लियर, नो नीड ऑफ कंसेप्ट। डिक्रीज एसिड सिक्रेशन फ्रॉम द स्टमक, एसिटाइल कोलिन पैरासिम्पैथेटिक।
और इस पे एक और एमसीक्यू है, जब वेगल स्टिमुलेशन होगी तो क्या होगा? जब वेगल स्टिमुलेशन होगी तो आपकी गैस्ट्रिक एम्पटिंग इंक्रीज होगी। ये बात याद रखिए, गैस्ट्रिक एम्पटिंग इंक्रीज करता है। और गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम को क्या करता है? दोनों में फ़र्क है ना, गैस्ट्रिक एम्पटिंग और गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम। जब आपका गैस्ट्रिक एम्पटिंग इंक्रीज होगा तो गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम जो है आपका डिक्रीज होगा। गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइम का मतलब ये है कि कितना टाइम लेगा ये गैस्ट्रिक ये जो स्टमक खाली होने में। तो जब आपका स्टमक जल्दी खाली होता है तो स्टमक जो टाइम लेता है खाली होने में तो कम होगा ना, टाइम अगर लिखा है तो कम है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग है तो इसको बढ़ाता है। बढ़ते हैं आगे। अ पर्सन प्रेजेंटेड टू यू, अच्छा एक और एमसीक्यू इस पे है, वाइल डीनर्वेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज लिटिल और नो इफेक्ट ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अ पर्सन प्रेजेंटेड टू यू विद हिस्ट्री ऑफ सिवियर हेडेक एंड वोमिटिंग एट स्टार्ट ऑफ द डे। बस ये याद रखें, जब स्टार्ट ऑफ द डे पे वोमिटिंग और हेडेक होना तो ये किसी ट्यूमर की वजह से है। देयर वाज अ ट्यूमर सस्पिशन व्हिच वाज इन सेरेब्रम ग्रैनुलर मेडुलोब्लास्टोमा ही है। बस चीज़ें आपने रट्टा करनी है। जो एनाटॉमिकल एमसीक्यूज है ना, या इस तरह जो क्रिस्टल क्लियर है सीपीएसपी वाले, आपको उसमें ज़्यादा आपको रगड़ा नहीं दे सकते। मसला उन एमसीक्यूज में है जिसमें कंसेप्ट बनता है, जिसमें फिजियोलॉजिकल एमसीक्यूज ज़्यादा हो। इन 90% ऑफ एंथ्राक्स इन्फेक्शन, अब यहाँ पे देखिए मोस्ट कॉमन इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्यूटेनियस है, क्यूटेनियस एंथ्राक्स है। मोस्ट डेडली अगर आ जाए तो पल्मोनरी, और फेटल अगर आ जाए तो आपने क्या, पल्मोनरी। क्लियर कट। आगे बढ़ते हैं। अमेन केम विद द हिस्ट्री ऑफ पार्शियल सीजर, पार्शियल सीजर कार्बामेज़ेपिन, पार्शियल सीजर कार्बामेज़ेपिन, पार्शियल सीजर कार्बामेज़ेपिन, एब्सेंट सीजर इथोसक्सेमाइड, एब्सेंट सीजर इथोसक्सेमाइड, एब्सेंट सीजर इथोसक्सेमाइड। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है बिल्कुल ठीक है, इसको इसी तरह याद रखें। वो है द फॉलोइंग एंटीपिलेप्टिक व्हेन गिवन विद अदर मेडिकेशन विल इंक्रीज द एक्टिविटी, वाल्प्रोइक एसिड। क्या है ये वाल्प्रोइक एसिड ही है। ये वाल्प्रोइक एसिड के ये एंजाइम इनहिबिटर है, क्योंकि ये एंजाइम इनहिबिटर है। आगे बढ़ते हैं। एफेरेंट टू पायरिफॉर्म पोसा, इस पे मैं थोड़ा बात करूँगा। ये इंटरनल लेरेंजियल न्यूरॉन है। ये क्या है? इंटरनल लेरेंजियल न्यूरॉन। जब आप एनाटमी पढ़ते हो लेरेंक्स के तो उसके साइड में आप साइडों पे आपकी एक इस तरह फोसा आती है। ये सपोज लेरेंक्स है, ये फिर नीचे ट्रेके को खुलता है। ये रेसिस जो बनते हैं, ये रेसिस असल में पायरिफॉर्म फोसा या पायरिफॉर्म रेसिस हैं। तो इसको इंटरनल लेरेंजियल सप्लाई करती है। बिल्कुल ठीक। इसमें एक और एमसीक्यू आता है, फॉरेन बॉडी मोस्ट कॉमनली स्टक इन, इसी पायरिफॉर्म फोसा में स्टक होता है। कौन से फोसा में? पायरिफॉर्म फोसा में। और मोस्ट कॉमनली फिश बोन यहाँ पे स्टक होता है। तो ये एक क्लिनिकली रिलेवेंट एमसीक्यू है, पायरिफॉर्म पोसा। आगे बढ़ते हैं। ट्रू रिगार्डिंग मियोसिस एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। तो आपकी जो क्रॉसिंगूर होती है, ये एक क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम है, तो इनके बीच जो क्रॉसिंगूर होती है, इससे इसको जाना और उससे इसको जाना, तो ये मियासिस में होती है। मियासिस 1 में या मियासिस 2 में? आंसर इज मियासिस 1 में। मियासिस 2 तो जस्ट लाइक माइटोसिस की तरह है, आपकी जो डीएनए अमाउंट है वो कम हो जाएगी। आई थिंक आई हैव टू मेक वीडियो ऑन माइटोसिस एंड मियासिस, और मैंने पूरा जो है इसको एक्सप्लेन करना है कि 4 इनका क्या मतलब है। डीएनए इज इंक्रीजिंग इन अमाउंट बट डिक्रीजिंग इन क्वांटिटी, इसका क्या मतलब है। डीएनए इज इन 2 इन स्टेट बट दैट इज हैप्लाइड हाफ इन नंबर, इसका क्या मतलब है। इस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत है आई थिंक। इंटरनल जुगुलर वेन आफ्टर लिविंग फोरामेन हैज़ इमीडिएट रिलेशन, यहाँ पे आपने आफ्टर लिविंग और इनसाइड द जुगुलर फोरामेन, इस पे बस फोकस करनी है। और मेरा मकसद ये है कि आपका दिमाग खोल दूँ मैं, मेरा कोई और मकसद नहीं है। तो जुगुलर फोरामेन में आप रिलेशन है एक्सेसरी नर्व के साथ। आफ्टर लिविंग तो इसका इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के साथ रिलेशन है। हाइपरकैल्सीमिया इज सीन इन मैलिग्नेंसी, तो ये पैराथायराइड हार्मोन लाइक प्रोटीन्स हैं, पैराथायराइड हार्मोन लाइक प्रोटीन है। तो इस पे एक और एमसीक्यू है, हाइपरकैल्सीमिया इन मैलिग्नेंसी पीटीएच पे क्या असर पड़ेगा। जो आपका नॉर्मल पीटीएच है, तो आंसर क्या होगा? डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि पैराथायराइड हार्मोन लाइक प्रोटीन जो है वो कैल्शियम को बढ़ाएगा। जब ये कैल्शियम को बढ़ाएगा तो ये पीटीएच को इनहिबिट करेगा। नॉर्मल जब कैल्शियम बढ़ जाता है तो ये इसको इनहिबिट नहीं कर सकता, बल्कि ये इसको इनहिबिट कर सकता है। तो ये एक बोनस एमसीक्यू आप दिमाग में बैठा लें। एक और एमसीक्यू मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा।
जब आपका कैल्शियम और फास्फेट दोनों एक साइड पे जा रहे हैं, दोनों ऊपर जा रहे हैं या दोनों नीचे, तो आपका डिफेक्ट विटामिन डी में है, विटामिन डी डिफिशियंसी या विटामिन डी टॉक्सिसिटी। जब आपका दोनों अपोजिट में जा रहे हैं, कैल्शियम ऊपर फास्फेट नीचे, तो ये हाइपर पैराथायराइडिज्म है, मतलब पैराथायराइड में कोई इशू है। जब ये एंटी पैरेलल जा रहे हो, कैल्शियम नीचे है फास्फेट ऊपर है, तो ये आपका हाइपोपैराथायराइडिज्म है। A chronic smoker came with a history of weight loss and jaundice. His lefties are deranged. He also has a history of consuming large amount of alcohol. हेपेटिक कार्सिनोमा है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेंगे कि यहाँ पे स्मोकर है तो स्मोकर का लिवर सी के साथ बहुत कम एसोसिएशन है, तो यहाँ पे आपने अपना दिमाग खोलना है। यहाँ पे अल्कोहल है, लेकिन अगर यहाँ पे COPD का पूछें तो फिर स्मोकिंग है, या सी लंग का पूछे तो फिर स्मोकिंग है। आगे बढ़ते हैं। क्रोनिक स्मोकर शोइंग अल्सर ऑन द लोअर लिप मार्जिन विच इज़ इंड्यूरेटेड एंड पेल मोस्ट लाइकली। बस स्मोकिंग जो है वो स्क्वेमस ही करेगा। स्मोकिंग यूजुअली स्क्वेमस करता है, यूजुअली मोस्ट कॉमनली ये स्क्वेमस करता है, लेकिन लंग में स्मॉल सेल कार्सिनोमा भी करता है। स्मॉल सेल और स्क्वेमस जो है वो सेंट्रल है। एक्स्ट्रा MCQ हो गया। विच सेल आर मेनली टारगेटेड इन HIV, तो ये TH1 CD4 सेल्स है, इनको हेल्पर सेल्स भी बोलते हैं, हेल्पर। और ये MCH1 है या MCH2 है। इसको आसान बनाने के लिए आप किस चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करो तो 8 आएगा, आपने आंसर 8 बनाना है। ये CD4 है ना, तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो 8 आएगा, तो ये MCH2 है। और CD8 आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो आपके साथ 8 आएगा, 1 के साथ, तो CD8 आपका MCH1 है। बस इसी तरह याद रखें, ये MCQ है। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरियम रिजल्ट इन मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। ये मैंने पूरी डिटेल के साथ पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि पैराडॉक्सिकल एसिडूजिया किस तरह करता है वोमिटिंग, और मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि वोमिटिंग तो वो तो सिंपली एसिड उसमें लॉस होती है। जब एसिड लॉस होती है तो वो क्या करेगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करेगा, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस करेगा। लेकिन उसके साथ मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि ये पोटाशियम अगर लॉस हो रहा है तो कहाँ से हो रहा है, वो स्टमक से पोटाशियम लॉस नहीं होता, वो किडनी पे होता है। वॉल्यूम डिप्लीशन की वजह से एल्डोस्टेरोन स्टिमुलेशन होती है। मैंने पूरी डिटेल के साथ, पूरे कंसेप्ट के साथ लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। हाइपोक्लोरेमिक, हाइपोकैलेमिक, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। और ये हाइपोक्लोरीमिया में क्यों जाता है ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था, क्योंकि आपका एनाइन गैप में सोडियम माइनस क्लोराइड प्लस बाइकार्ब है, आपका बाइकार्ब बढ़ रहा है तो क्लोराइड एज अ कंपेंसेशन आपका डिक्रीज होगा टू प्रोवाइड द नेट charges, to provide the balance in the net charges on the body. आगे बढ़ते हैं। An athlete in marathon in July sweating profusely, dizziness and fell unconscious. Answer is dehydration. अब यहाँ पे मैंने तीन MCQ मैंने अलग बनाए थे। हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉस्शन, एक मैंने हीट स्ट्रोक पे बनाया था, एक मैंने हीट एग्जॉस्शन पे बनाया था अलग अलग, और एक मैंने फ्लूइड ओवरलोड पे बनाया था। मैंने लास्ट वीडियो पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे हाइपोनेट्रीमिया क्यों नहीं है, क्योंकि इस बंदे की एक्लेमेटाइजेशन हुई है। अगर इंग्लैंड से बंदा आ जाता है और इधर गर्मी के मौसम में वो खेलता है तो उसका यूजुअली हाइपोनेट्रीमिया काज होगा। क्यों? क्योंकि उसका एक्लेमेटाइजेशन नहीं है। एक्लेमेटाइजेशन का मतलब ये है एडजस्टेबिलिटी और एडाप्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन एनवायरनमेंट। और यहाँ पे एडजस्टेबिलिटी क्या है, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन। जब आप हीट को बार बार एक्सपोज हो गए तो बॉडी को सोडियम कंजर्व करना चाहिए, तो बॉडी में एल्डोस्टेरोन बढ़ जाता है। जब बॉडी में एल्डोस्टेरोन बढ़ जाता है तो सोडियम को ये वापस खींचेगा, तो जो स्वेट है तो स्वेट में सोडियम कम होगा और बॉडी में सोडियम नॉर्मल होगा, तो फिर डिहाइड्रेशन से बंदा इफेक्ट होता है। जब एल्डोस्टेरोन बड़ा नहीं है, एक लिमिटाइजेशन बंदे की नहीं हुई तो फिर हाइपोनेट्रीमिया आंसर होगा। बस ये बात जहन में बिठा दें। यहाँ पे एथलीट है ऑलरेडी, वो एक लिमिटाइज्ड हुआ है। अच्छा, एक पेशेंट है, वो अनकॉन्शियस हो गया वाइल वर्किंग इन द फील्ड, टेम्परेचर इज 100 एंड ही इज स्वेटिंग प्रोफ्यूजली, तो क्या काज है, हीट एग्जॉस्शन, हीट एग्जॉस्शन। एक और MCQ है, उसमें टेम्परेचर दिया है 98 लेकिन उसमें स्वेटिंग नहीं दिया, पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो ये हीट स्ट्रोक नहीं है। हीट स्ट्रोक में आपका टेम्परेचर यूजुअली 104 105 होगा। ये अगेन कॉज ऑफ अनकॉन्शियसनेस। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्वेटिंग होगी। अगर स्वेटिंग नहीं है तो हीट एग्जॉस्शन पर सेलेक्ट करना है। एक और MCQ है, उसमें ये बताते हैं कि बंदा फील्ड में काम कर रहा है बाहर और ये बेहोश हो गया। अब आपके पास ईयर में लेके आए हैं लेकिन उसका सोडियम 110 है, तो इसका क्या रीज़न है, तो वॉल्यूम ओवरलोड है। इस बंदे ने क्या किया है, जब बंदे को स्वेटिंग होती है तो उसने स्वेट को रिप्लेस करने के लिए वाटर प्लस साल्ट दोनों लेने हैं।
अगर सिर्फ वाटर लेगा तो क्या करेगा, हाइपोनेट्रीमिया करेगा। तो इस बंदे ने सिर्फ वाटर लिया है, साल्ट नहीं लिया, तो इसने वाटर लिया, तो आंसर क्या होगा, इंक्रीज प्योर वाटर इनटेक, इंक्रीज प्योर वाटर इनटेक। अब यहाँ पे एक 2 3 4 MCQs और आते हैं आपके, तो 3 4 ये क्लियर हो गए, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, वो फ्लूइड के हवाले से है। और मेरा फर्स्ट वीडियो FCPS पार्ट फर्स्ट, और उसका नाम क्या है, FCPS पार्ट फर्स्ट कंट्रोवर्शियल, उसमें मैंने फ्लूइड के सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। यहाँ पे मैं एक और MCQ क्लियर करना चाहता हूँ। बंदे को आपने नॉर्मल सलाइन दे दिया, उसका क्या इफेक्ट होगा, तो उसका इफेक्ट जो है मेनली यूरिन पे आएगा। यूरिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन यूरिन की ऑस्मोलरिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। वॉल्यूम बढ़ जाएगा क्योंकि आपका ADH जो है वो रिस्पांस नहीं कर रहा ना, ADH आपका डिक्रीज़ हो जाएगा जब आपको बंदे को वॉल्यूम दे दो, ब्लड वॉल्यूम जब आप इंक्रीज़ करोगे, वो जिस तरह भी आप इंक्रीज़ करोगे, तो उसका ADH वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा। जब ADH कम होगा तो उससे क्या इफेक्ट होगा, जब ADH कम होगा तो आपका यूरिनरी वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, और जब यूरिन वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो आपका ऑस्मोलरिटी कम हो जाएगी। अब एक और MCQ है, बंदे को आपने हाइपरटोनिक सलाइन IV दे दिया, हाइपरटोनिक सलाइन IV दे दिया, तो ADH पे क्या इफेक्ट होगा। जब हाइपरटोनिक सलाइन आपने दे दिया तो ये और टोनिसिटी ब्लड की बढ़ाएगा। जब टोनिसिटी ब्लड की बढ़ाएगा तो वो क्या करेगा, ADH और रिलीज करेगा। ये बात समझनी है। ADH क्या करेगा, और रिलीज करेगा, क्योंकि ऑस्मोलरिटी ADH को रिलीज करता है कि उसको डिक्रीज करे, बस ये बात समझना चाहिए। तो जब ADH और बढ़ेगा तो क्या होगा, यूरिन पे क्या इफेक्ट होगा, तो उस यूरिन की वॉल्यूम और कम हो जाएगी और यूरिन की ऑस्मोलरिटी और बढ़ जाएगी। ये मैंने पूरे डिटेल के साथ डिस्कस किया है। अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रोन डिजीज हैड 100 सेंटीमीटर ईलियल रिसेक्शन, व्हाट विल रिजल्ट। तो ईलियम में जो है 100 सेंटीमीटर आपने रिसेक्ट कर दिया, एंड हैड 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर जो है 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो इसका 1 मीटर उन्होंने काटा है। आगे बढ़ते हैं, क्या ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे है भाईजान, डिक्रीज फैट एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज वाटर कंटेंट ऑफ फीसेस। तो यहाँ पे भी आंसर बिल्कुल ठीक है। अब अगर क्वेश्चन में है द स्मॉल बाउल इज रिसेक्टेड अप टू 100 सेंटीमीटर, ये एक और MCQ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आपने अपना दिमाग प्री प्रोग्राम किया इस MCQs के साथ। 100 सेंटीमीटर ऑफ इलियल रिसेक्शन है समथिंग एल्स, एंड द स्मॉल गट इज रिसेक्टेड अप टू 100 सेंटीमीटर। तो अभी आपने तो दिमाग में बना लिया है 100 सेंटीमीटर, वो आपने अपना माइंड प्री प्रोग्राम कर दिया है, वो आपके प्री प्रोग्रामिंग और सबकॉन्शियस माइंड के साथ उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो आपने अपना प्री प्रोग्राम और प्रोग्रामिंग जो है अपने माइंड की इस तरह करनी है कि आप चैलेंज एक्सेप्ट करें और उनकी जो जो चीज़ें हैं उसको जो है वो समझ सकें। तो यहाँ पे इंक्रीज वाटर कंटेंट है। अगर ये पूछे कि द स्मॉल बाउल इज रिसेक्टेड अप टू 100 सेंटीमीटर, तो उसमें क्या होगा, उसमें रैपिड पेरिस्टालिसिस होगी। पेरिस्टालिसिस उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, पेरिस्टालिसिस जब बढ़ जाएगी तो उसमें क्या होगा, सिवियर लूज मोशन, उसमें सिवियर लूज मोशन होते हैं। बस आपने रैपिड एम्प्टिंग, रैपिड पेरिस्टालिसिस, ये वाला ऑप्शन ढूंढना है। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन विद बाइलेटरल टोसिस एंड वीकनेस ऑफ द मसल दैट वर्सन बाय, ये तो सिंपल क्लियर कट MCQ है, माइस्थीनिया ग्रेविस है। इसमें मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर सिंपल टोसिस है तो माइस्थीनिया ग्रेविस है, टोसिस विद मायोसिस है तो टोसिस विद प्यूपिलरी कंस्ट्रक्शन है तो फिर हॉर्नर सिंड्रोम है, और टोसिस विद प्यूपिल डायलेटेशन है तो थर्ड नरो पाल्सी है। आगे बढ़ते हैं। Opioid lead to emesis and poisoning. What's the mechanism of action? That is chemotrigger zone, chemoreceptor trigger zone area postrema in medulla oblongata. What is the feature of typical neuron? Axon hillock connects soma to the axon. तो axon hillock क्या करता है, सोमा axon का कनेक्ट करता है। नीचे कुछ पॉइंट्स है, बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको जो है रट्टा करे, इस पर भी MCQs आ सकते हैं। फेशियल नर्व पेन विद हाइपर एक्यूसिस, तो इसमें जिनुकुलेट गैंग्लियन आता है। और यहाँ पे मैं आपको फेशियल नर्व जो है वो हाइपर एक्यूसिस करता है। तो हाइपर एक्यूसिस क्या होती है इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन करूँगा। नॉर्मल बंदे के कान में आप चीखोगे तो इनिशियल जो साउंड होगा वो बहुत तेज़ होगा, उसके बाद जो है कम होता है। या आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा, आप जब हैंड फ्री लगाते हैं इनिशियली हाई वॉल्यूम आपको फील होता है, उसके बाद हाई वॉल्यूम आपको नॉर्मल फील होती है। या किसी एनवायरनमेंट में आप जाते हैं या जहाज़ गुजरता है तो इनिशियली वॉल्यूम बहुत तेज़ होता है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। वो क्यों? क्योंकि आपके फेशियल नर्व जो है वो नर्वोटोस्टेपिडियस एक नर्व है, इससे निकलती हैं। तो क्या होता है कि ये आपके जो मिडल एयर है और ये एक्सटर्नल एयर है और ये इनर एयर है।
तो मिडल ईयर में जो बोन्स है ना, अंदर जो स्टिपीडियस मसल है, नरो टू स्टिपीडियस, वो क्या करता है कि वो बोन को स्टिफ करता है। जब बोन स्टिफ होंगे तो इम्पल्स पास नहीं होगा। ये कंसेप्ट के साथ इस तरह समझ लेते हैं, इंशाल्लाह कन्फ्यूजन नहीं होगी एग्जाम में भी और क्लिनिकल रिलेवेंट पॉइंट्स में भी। जब आपके बोन स्टिफ होंगे इधर तो आपका इम्पल्स नहीं जाएगा। जब आपका इम्पल्स नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये हाइपर एक्यूसिस नहीं होगी, ये नॉर्मल बंदे में। जब आपका नर्व स्टेपिडियस जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, जब वो डिस्ट्रॉय हो गई तो आपका ये इम्पल्स जो है वो चला गया। जब ये इम्पल्स चला गया तो अब आपको जो है वो एडाप्टेशन नहीं होगी। लाउड साउंड जो है आपको थोड़ी देर बाद ठीक नहीं लगेगी, बल्कि आपको नॉर्मल साउंड भी लाउड लगेगी। तो स्टेफनेस इंक्रीज करता है नर्व टू स्टेपिडियस, और ये फेशियल नर्व का ब्रांच है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट लेग एरिया सप्लाइड बाय इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, इसलिए एसीए स्ट्रोक में हम कहते हैं कि लिम्ब वीकनेस लेग वीकनेस इज मोर देन द अपर लिम्ब। एमसीए जो है वो अपर लिम्ब को प्रोवाइड करता है, इसलिए हम कहते हैं कि एमसीए में वो अपर लिम्ब वीकनेस मोर देन लोअर लिम्ब। आगे बढ़ते हैं। विच आर द फॉलोइंग इज द ब्रांच ऑफ मिडल सेरेब्रल आर्टरी, रोलेंडिक आर्टरी, ये बिल्कुल ठीक है। Most common cause of inherited thrombophilia is factor 5 Leiden mutation, not deficiency, factor 5 Leiden mutation। और इसमें एक और है, इसका एक और नाम है, उसको बोलते हैं एक्टिवेटेड प्रोटीन सी रेजिस्टेंस। एक्टिवेटेड प्रोटीन सी रेजिस्टेंस, ये नाम रट लें, ये भी आ सकता है एग्जाम में। और यहाँ पे जो इसने पॉइंट्स लिखे हैं, बुलेट पॉइंट, इसको रट ले। मोस्ट कॉमन काज बिल्कुल स्मोकिंग है, मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड बिल्कुल, मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड बिल्कुल एंटीफास्फोलियर। 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन इज मैक्सिमम एट, आंसर जो है वो ई है। और इसने बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया है कि मैक्सिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन क्या क्या मतलब है, और मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस, ये दोनों अलग चीज़ें। मैक्सिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और मिनिमम डिस्टेंस, तो लेप्स और स्केपुला, तो मैक्सिमम 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन वो लेप्स पे है। एट विच लेवल हाइट बोन इज प्रेजेंट इन रेक्ट पोजीशन, तो C3 लेवल। डिस्नी अनलाइंग डाउन टू रिट्रोस्टर्नल गाइड इंटीरियर टिबियल आर्टरी रन्स अलोंग विद विच आर नर्व। एनाटॉमी में आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर सकते, कंफ्यूजन आपको उसमें करेंगे फिजियो में। डीप पेरोनियल नर्व, एग्जांपल ऑफ 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, आर्थस रिएक्शन। ब्रोंकोस्पाज्म टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, एस्थमा की तरफ आपको पॉइंट आउट कर रहे हैं, और एनाफाइलैक्सिस की तरफ। ब्लड ट्रांसफ्यूजन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। वो ज़्यादा फॉलोइंग इज म्यूसिनस, तो बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है, और मैंने भी प्रीवियस वीडियो में इसी तरह एक्सप्लेन किया है। म्यूसिनस सबलिंगुअल म्यूसिनस है, सबमैंडिबुलर मैक्स्ड है, पैरोटिड सेरस है। एंटीकोलिनर्जिक आर यूज्ड टू ट्रीट सीओपीडी, यहाँ पे थोड़ा समझ लें। अगर आ जाए बीटा 2 एगोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट का ज़्यादा इफेक्ट एस्थमा में है, तो बीटा 2 एगोनिस्ट अगर आ जाए तो क्या है, एस्थमा है। एंटीकोलिनर्जिक सीओपीडी है। प्रीवियसली नॉर्मल एथलीट पर्सन टू यू ना, यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है। प्रीवियसली नॉर्मल एथलीट बंदा है, मतलब इसको हार्ट की कोई डिजीज़ नहीं है, नॉर्मली एथलीट है। आगे बढ़ते हैं। तो उसको अनकॉन्शियसनेस हुआ है, तो अगर इसको प्रीवियसली उसको कुछ एपिसोड हुए थे, तो फिर प्रीवियसली अगर नॉर्मल नहीं था तो फिर बंदा कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की तरफ सोचता है। अगर फैमिली हिस्ट्री में सडन डेथ है किसी सिबलिंग की, तो फिर भी बंदा सोचता है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कोई कंडीशन है, और उसको हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। एक HCM है, दोनों को कंफ्यूज कभी नहीं करना, ये अक्सर हम कंफ्यूज करते हैं। हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायो, एक हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, और इसमें फैमिली हिस्ट्री यूजुअली होती है। सिबलिंग की डेथ है, सडन डेथ, हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियो, और ये हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी है, हाइपरटेंशन के साथ है, और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। इसमें जो है ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ऑब्स्ट्रक्शन आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होती है। तो यहाँ पे ये HOCM आउट हो गया, क्योंकि प्रीवियसली नॉर्मल बंदे हैं और फैमिली हिस्ट्री नहीं है। तो इसको एथलीट है तो उसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी होती है। एथलीट में क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी हो जाती है। एथलीट में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी हो जाती है, तो इसमें आपने बीटा ब्लॉकर देने हैं कि कार्डियक एक्टिविटी कम हो। आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोपी में आपने कार्डियक एक्टिविटी कम करनी है। जब कार्डियक एक्टिविटी कम हो जाएगी तो आपकी हाइपरट्रोपी कंट्रोल हो जाएगी। An obese patient is diagnosed with type 2 diabetes. What is the treatment of choice? तो बिगवेनाइड्स है, मेटफॉर्मिन ओबीस पेशेंट पे। और पेशेंट जो है डायग्नोस्ट के साथ टाइप 2 डायबिटीज़ है, अभी वेट लॉस हो रहा है, तो फिर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, इंसुलिन इज एन एनाबॉलिक हार्मोन, इट कॉजेज वेट गेन। बिगवेनाइड्स इट वेट न्यूट्रल, बस ये याद रखिए, इट इज़ वेट न्यूट्रल, इट डज नॉट कॉज वेट लॉस। चॉइस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव फॉर मिडिल एज वुमेन विद डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, सिंपल क्लियर कट कैप्टोप्रिल एसी इनहिबिटर। अब अगर पूछे कि पेशेंट जो है वो उसको ड्राई कफ हो गया, तो आप ARBs पे
कर दे। Lady has tremors while writing something. There are no other associated symptom history of similar symptom in a family. या फिर फैमिली हिस्ट्री आ गई तो ये एसेंशियल फेमिलियल रेस्टिंग ट्रेमर हो गए। एक रेस्टिंग ट्रेमर होते हैं, रेस्टिंग ट्रेमर किस चीज़ में होते हैं? पार्किंसन में होते हैं, यूजुअली एसिमेट्रिकल होते हैं, एक हाथ में होते हैं, और वो इंटेंशन के साथ जब आप काम करते हैं तो वो गायब हो जाते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया पार्किंसन के साथ। दूसरा क्या है? दूसरा जो है वो आपका पोस्चरल ट्रेमर है। पोस्चरल ट्रेमर ये है कि आप हाथ को आउटस्ट्रेच करते हैं तो उस टाइम ट्रेमर आ जाते हैं। इसको फिजियोलॉजिकल ट्रेमर भी बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल ट्रेमर। और तीसरा क्या है? बिनाइन एसेंशियल ट्रेमर। वो रेस्टिंग कंडीशन में भी होते हैं और आउटस्ट्रेच कंडीशन में भी होते हैं। रेस्टिंग कंडीशन या जब कोई काम कर रहा हो तो उसमें भी होते हैं। एक फास्ट पॉइंटिंग है, वो सेरेबेलर डिजीज़ में होता है। ये अलग अलग एमसीक्यूज़ हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वो उसको सिर्फ ट्रेमर्स हैं जब वो राइट कर रहा है, मतलब एक्टिविटी से एग्रीवेट हो रहे हैं। तो और फैमिली हिस्ट्री भी पॉजिटिव है, तो ये फेमिलियल ट्रेमर है। फेमिलियल ट्रेमर, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस प्रोप्रानोलोल है, ड्रग ऑफ चॉइस प्रोप्रानोलोल है। अ चाइल्ड ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम है प्रोटीनूरिया एंड एडेमा, तो इसमें हाइपोअल्ब्यूमिनेमिया है। नेफ्रेटिक में उल्टा है, उसमें साल्ट एंड वाटर रिटेंशन है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी इज बेस्ट डायग्नोस्ड बाय माइक्रोअल्ब्यूमिनुरिया। नेगेटिव चार्ज ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन ड्यू टू हेपरिन सल्फेट है, बिल्कुल राइट आंसर है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज काज्ड बाय क्लेमाइडिया लिम्फोग्रानुलोमा वेनेरियम, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। यंग लेडी विद मास एंड एड्रेनल विच हार्मोन रिस्पांसिबल फॉर हाई ब्लड प्रेशर? केटिकोलामीन्स है, केटिकोलामीन। Antigen presenting seraph and distant M cell है। The classical complement pathway is best initiated by interaction of C1 with। तो आगे बढ़ते हैं। Antigen IgG complexes, this is the right answer। Antigen IgG complex जो है इसको एक्टिवेट करता है। What is the feature of Crohn's disease? तो ये कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है, क्योंकि कैल्शियम फैटी एसिड के साथ कंबाइन हो जाता है, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन होता है, तो ऑक्सैलिक एसिड ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा और ये यूरिन में तो हाइपर एक्सुलूरिया करेगा। एज़ कम्पेयर टू प्लाज्मा व्हाट इज़ डिक्रीज इन CSF? ये बिल्कुल ठीक है, प्रोटीन वाली बात, क्योंकि ब्लड में आपका प्रोटीन बहुत ज़्यादा है और इसमें प्रोटीन आपका 15 to 45 यूजुअली होता है, तो 15 to 45 मिलीग्राम है और ब्लड में आपका जो है 3 to 5 ग्राम है, तो बहुत जो है बहुत डिफरेंस है। अगर ये ना हो तो फिर ग्लूकोज है, अगर वो भी ना हो तो फिर लो pH है, CSF का pH लो है। मैन हु कंप्लेंट ऑफ चेस्ट पेन स्पेसिफिक मोर देन द एंड प्रोटीन मोर देन 3 मिलीग्राम, बस प्रोटीन मोर देन 3 मिलीग्राम है और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी ज़्यादा है, तो एक्सुडेट है। हाइएस्ट pH इज प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक सिक्रीशन, इंजरी टू द पोरम एंड रोटंडम, मैक्सिलरी नर्व। एनाटमी में आपको कंफ्यूज नहीं कर सकते। इट इज़ पेपिलरी मसल रीपोलराइजेशन, नॉट डीपोलराइजेशन, आपको कंफ्यूज करेंगे। आपने रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन को उस पर देखना है। विच मसल पासिस थ्रू कैप्सूल ऑफ लॉन्ग शोल्डर जॉइंट, तो उसमें लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप है। क्लियर कट MCQ है। आई थिंक दीज MCQs आर वेरी सिंपल एंड क्रिस्टल क्लियर। देयर इज no need of explanation because I would be discussing more about physiology। वो आपको फिजियोलॉजी में डॉच कर सकते हैं, एनाटॉमी आपको डॉच नहीं कर सकते। जुगुरोडाइगेस्ट्रिक जो है वो पेराटाइन टॉन्सिल हो गया, बिल्कुल ठीक है। बेस्ट मॉनिटरिंग टेस्ट फॉर हेपेटाइटिस बी इज ये SGPT हो गया। और अगर पूछे बेस्ट मॉनिटरिंग टेस्ट फॉर लिवर फेलियर इन हेपेटाइटिस बी, वो अलग चीज़ है। उसमें आपने अगर पूछा है कि एक्यूट तो PT, अगर पूछा है क्रोनिक तो एल्ब्यूमिन, ये दिमाग में रखते हैं। एक्यूट अगर सेम MCQ हो, बेस्ट मॉनिटरिंग टेस्ट फॉर लिवर फेलियर इन हेपेटाइटिस बी, वो अलग चीज़ है, यहाँ पे SGPT है। Cystic sarcosis ingesting egg of 10 sodium, midline cleft left is caused by failure of fusion of two medial nasal prominence। दिमाग में इसकी इमेज बना ले, ज़्यादा टाइम के लिए आपको याद रहेगी। फोटोग्राफिक मेमोरी लास्ट लॉन्गर, बार बार मैं बताता हूँ। नीचे जो पॉइंट्स हैं, बुलेट पॉइंट्स हैं, इसको अगर याद कर सकते हैं तो ठीक, वरना फिर MCQ वो याद करें। कोगुलेशन प्रोफाइल है पेशेंट शोज फॉलोइंग रिजल्ट APTT 60, ब्लीडिंग टाइम 60 एंड PT 14। तो अगर यहाँ पे आप देखें ब्लीडिंग टाइम नॉर्मली 3 to 6 है, वो नॉर्मल है। PT भी आपका जो है 14 है। 12 to 20 वो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर APTT को देख ले वो ज़्यादा है, तो उसमें इंट्रेंसिक पाथवे आपका इन्वॉल्व है, एक्सट्रेंसिक पाथवे। यंग फीमेल है, 3 month हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस, एचिंग, येलो स्क्लेरा। यहाँ पे मेरे थोड़े
वो है। अब इस पे आते हैं, यंग फीमेल या मिडल एज फीमेल जब भी आ जाए और उसको इचिंग है और जॉन्डिस भी है तो ये प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस। और इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, बायोप्सी है, बायोप्सी, B for biopsy, primary biliary cirrhosis, middle aged female with itching and jaundice, primary biliary cirrhosis biopsy है, क्या है, biopsy है। और अगर पूछे कि नेक्स्ट स्टेप क्या है तो एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी, इन दोनों में फ़र्क है। व्हाट इज़ द बेस्ट टेस्ट, तो बेस्ट टेस्ट तो बायोप्सी है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप, फिर आपका एंटी माइटोकॉन्ड्रियल एंटीबॉडी है। इसको कंफ्यूज नहीं करना, एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी वो ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में होता है, वो अलग चीज़ है। एक और MCQ इसके साथ इसी तरह है, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, एक प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस है, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस है। तो इसमें PBC है ना, तो इसमें बायोप्सी आ गई। तो इसमें PSC है, प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस है, इसमें आपने MRCP करना है, बस ये याद रखें। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस MRCP, अगर वो नहीं है तो ERCP है, इसमें बायोप्सी का रोल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। Aortic valve open when ventricular pressure rises more than 80, pulmonic 8 है। पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, ये भी उनका थोड़ा हार्ड टॉपिक है। तो ये कब होगा, जब रेस्टिंग में आपका मोर देन 25 प्रेशर होगा और एक्सरसाइज के दौरान मोर देन 30 होगा, तो ये पल्मोनरी आर्टरियल हाइपरटेंशन है। 25 एंड 30, रेस्टिंग 25 और एक्सरसाइज में 30। आगे बढ़ते हैं। PCO2 आपका 70 है, PO2 60 है, HCO3 रेस्ड है। अंडरलाइंग मैकेनिज्म क्या है, तो अगर इस MCQ में आप देखें PO2 आपका इतना कम नहीं है, लेकिन CO2 आपका ज़्यादा कम है, ज़्यादा रेस्ड है। तो CO2 मेनली इफेक्ट करता है सेंट्रल पे और लो ऑक्सीजन करता है पेरिफेरल पे। यहाँ पे CO2 ज़्यादा पावरफुल है, तो यहाँ पे क्या, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेटेड। और यहाँ पे आपने COPD में एक नाम सुना होगा कि ज़्यादा ऑक्सीजन हम नहीं देते, तो उसमें हाइपोक्सिक ड्राइव होती है। वो हाइपोक्सिक ड्राइव कहाँ पे होती है, सेंट्रल में। तो ये एक रीज़न है इसके रेफरेंस में। सब एक्यूट का जो स्ट्रेप्टोविरिडान है, ये याद रखें, सब एक्यूट स्ट्रेप्टोविरिडान है। मोस्ट कॉमन स्टेफारियस है, मोस्ट कॉमन जो है वो स्टेफारियस है। एक्यूट अगर आ जाए तो उसमें भी स्टेफारियस है, लेकिन अगर सब एक्यूट आ जाए तो उसमें स्टेफारियस नहीं है, इसमें स्ट्रेप्टोविरिडान है, ये याद रखें, स्ट्रेप्टोविरिडान। एक और MCQ है, CA कोलोन है, तो उसमें बॉयस आएगा, बॉयस। Atypical cells seen in the peripheral blood of the patient suffering from infectious mononucleosis are activated T lymphocytes। उसमें जो एटिपिकल सेल्स होते हैं वो एक्टिवेटेड T lymphocytes होते हैं, और जो इन्फेक्टेड सेल होते हैं वो B lymphocytes होते हैं। दोनों में फ़र्क है, विच सेल्स आर इन्फेक्टेड B lymphocytes, विच सेल्स आर एक्टिवेटेड, और एटिपिकल सेल्स वो एक्टिवेटेड T lymphocyte। केबरगुलिन जो है ये D2 एगोनिस्ट है, इसके साथ जो है वो क्या प्रोलेक्टिनोमा में हम देते हैं। डोपामिन एगोनिस्ट है, तो प्रोलेक्टिन को ये इनहिबिट करेगा। केबरगुलिन, केबरगुलिन। raw meat ingestion which are involved in infection, tapeworm, young patient in ear with abdominal pain, fruity smell, hyperventilating, DKA है, सबको पता है ये, डायबिटिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और ये हाई नाइन गैप होगा। DKA और रेनल फेलियर एसिडोसिस में किस तरह फ़र्क करोगी कि ये DKA के साथ जो है ये पेशेंट DKA में है या रेनल फेलियर में है, और पेशेंट का मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, दोनों में किस तरह डिफरेंशिएट करोगी। DKA और डायरिया का, DKA और रेनल फेलियर दोनों में हाई एनाइन गैप होगा। जो DKA है उसमें जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस वो भी हाई एनाइन गैप होगी। जो रेनल फेलियर उसमें वो होंगे वो ABGs, वो भी हाई एनाइन गैप मेटाबॉलिक। जो डायरिया होता है उसमें नॉर्मल एनाइन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है उसमें। और यूजुअली जो DKA इन रेनल पेशेंट्स होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है, और वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है डायग्नोस करना। लेकिन सीरम कीटोन से आपको अंदाज़ा हो जाता है, जब कीटोन नॉर्मल हो जाते हैं फिर भी आपका एसिडोसिस आ रहा है, तो इसका मतलब ये है ये किडनी के साथ इसका एसिडोसिस आ रहा है, और आपने फिर डायलिसिस करनी है। अगर डायलिसिस के साथ वो इम्प्रूव हो रही है तो ये रीनल इन्वायरमेंट इसकी ज़्यादा है। न्यूरल क्रेस्ट सेल फ्रॉम द एजेस ऑफ न्यूरल ट्यूब फोर एंड फॉर्म, तो ये आपका क्वेश्चन आ गया। Which canal lateral forehead middle सादा eyes and nose with severe facial pain, तो इसमें आपका पल्मिक
रिपोर्ट नंबर 18 सिंड्रोम एंटीबॉडी, इसमें मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ डिस्कशन की है कि प्री साइनेप्टिक कैल्शियम चैनल और माइस्थीनिया ग्रेविस के साथ कंपेयर किया। स्टोन इन द अपर पार्ट ऑफ द बाइल डक्ट इंक्रीज इन फैटी स्टूल, क्योंकि आपका बाइल नहीं आएगा, जब बाइल नहीं होगा तो आपकी फैट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड्स ड्रेन इनटू द जेजुनम। तो that's all for today. Thanks for watching. See you tomorrow.